हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। पिछले कुछ दिनों में हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस नहीं हो पाई हैं ड्यू टू सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। बट अब से क्लासेस डेली रहेंगी, रेगुलर रहेंगी। और अगर किसी दिन क्लासेस नहीं हो पाती हैं जीके की या फिर इंग्लिश वोकैब की या करंट अफेयर की, तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई इशू या कोई प्रॉब्लम होगी, तभी नहीं हो पाई है। और आपकी क्लासेस अब से रेगुलर हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बस यही मेरा कहना है आप सभी से। वरुण 777 कोड आप यूज करिए। अगर अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 6000 का जो कोर्स होगा आपका 12 महीने का, आपको 5400 का पड़ जाएगा। रेस्ट आप यहाँ से बाकी देख सकते हो। क्लासेस के टाइमिंग जो यूट्यूब पे इस पे सेशन पे चल रहे हैं आपको पता ही है। 5 बजे करंट अफेयर्स, 6 बजे इंग्लिश वोकैब की क्लास और 7 बजे यानी स्टैटिक जीके की क्लास, जो कि अब स्टार्ट हो रही है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। व्हेन वॉज सीआरपीएफ, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एस्टेब्लिश्ड, यानी कि सीआरपीएफ की एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना किस सन में करी गई थी? ऑप्शन है आपके पास 1923, 31, 1939 और 1952। गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1939। ओके, याद रखना है इस साल को। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। सीआरपीएफ का वैसे मोटो क्या है, क्या टैगलाइन है उसकी? सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा टैगलाइन है, या कह सकते हैं मोटो है किसका? सीआरपीएफ का। जिस दिन इसकी स्थापना की गई थी उस दिन तारीख क्या थी? वो थी 27 जुलाई 1939। अभी हमने 2-3 दिन पहले यानी 27 जुलाई को, आज 31 जुलाई है, तो हमने 2-3 दिन पहले इस दिन इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सेलिब्रेट भी किया था। ओके, इसका पुराना नाम क्या था जो ब्रिटिश ने रखा था? क्योंकि 1939 में तो इंडिया आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे ये ब्रिटिश ने बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ओके, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ये ब्रिटिश द्वारा नाम रखा गया था। बट 28 दिसंबर 1949 में, ठीक 10 साल बाद, जब भारत को आजादी मिल चुकी थी 1947 में, तब इसका नाम चेंज कर दिया गया। और क्या रख दिया गया? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या बन गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके गाइस, सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स जो है ये एक्चुअली क्या है, हमारे साथ होते हैं क्या? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। आपको थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। क्या? जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती हैं, इसमें 7 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक होती है आपकी असम राइफल्स, दूसरी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेक्स्ट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ बोलते हैं जो कि हमने अभी क्वेश्चन में करा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और लास्ट में आपकी क्या लिखी है? एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। गाइस, ये सारी की सारी हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, 7 हैं इंडिया के अंदर। और ये इनको कौन कंट्रोल करता है, कौन एडमिनिस्टर करता है? इनको करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसमें मिनिस्टर कौन है होम अफेयर्स के? वो है मिस्टर राजनाथ सिंह। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NH44। ये कहां से कहां तक है? ये आप पिक्चर में देखें, यहाँ पे लिखा है श्रीनगर, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ से श्रीनगर से स्टार्ट होके ये लास्ट में खत्म होता है जाके एकदम साउथ में यानी कन्याकुमारी में। ये पूरा नॉर्थ से लेके हमारा साउथ तक के इंडिया को ये पूरा का पूरा कवर करता है। थोड़ा सा डेटा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। NH24 एक्चुअली इसका पुराना नाम क्या था? NH7 था। और ये कहां से कहां तक था? ये था वाराणसी से कन्याकुमारी तक। लेकिन अब क्या है, इसकी जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। और इसकी जो लेंथ के साथ इसका जो कहां कहां से लेकर शुरू होके कहां पे खत्म होता है, वो है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। यानी वाराणसी इसका जो पाथ है, जो रोड है, उसे थोड़ा एक्सटेंड करके उनको मिला जुला के श्रीनगर में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे देखते हैं। ये जो NH44 बना हुआ है, ये 7 मेजर नेशनल हाईवेज को मिलाकर के बना हुआ है। और वो कौन कौन से हाईवेज थे? NH1A, NH1, NH2, NH3, NH7, NH26 और NH75। ये 7 नेशनल हाईवेज मिला करके ये NH44 बना हुआ है।
इसको NH7 पुराना नाम इसलिए कहते थे क्योंकि NH7 सबसे लंबा हाईवे था इसमें, नेशनल हाईवे। और जब इसको बनाया गया तो इसका पूरा का पूरा मेजर पार्ट इसमें ले लिया गया, तो इसीलिए NH44 अब इस टाइम पे इंडिया का सबसे ज्यादा लंबा नेशनल हाईवे है, और इसका पुराना नाम क्या था, NH7, याद रखना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन सा है, तो गाइज इसके लिए आप ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो। NH118 और NH548, ये दोनों के दोनों ही 5 किलोमीटर लगभग लंबे NH हैं, इसलिए ये दोनों ही इसके आंसर्स हैं। इसका कहाँ से स्टार्ट और कहाँ से एंड है, वो है असनबनी से लेके जमशेदपुर तक, झारखंड स्टेट के अंदर। और ये जो दूसरा है NH548, ये महाराष्ट्र में आता है, कहाँ से, कलम्बोई जंक्शन से स्टार्ट होता है और लगभग NH348 पे जाके कहीं ये मिलता है। ओके गाइस, गूगल पे बहुत सारी जगह कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि NH47A इसका आंसर दे रखा है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे का, बट ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आप सोच लेना कि NH47A का जो आंसर है 6 किलोमीटर पे लेंथ दे रखी है कहीं पे, और कहीं पे 8 किलोमीटर दे रखी है। अगर 6 भी मान ली जाए तो भी 5 से ज्यादा है, 8 मान ली जाए तो भी 5 से ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना NH548 और NH118, यही इसके करेक्ट आंसर है। NH47A इसका आंसर नहीं है, गूगल पे आप अगर देखें तो वो गलत दे रखा है। थोड़े से और फैक्ट्स की बात कर ली जाए। इंडिया क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, कहाँ पे, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा लंबा है। फर्स्ट पे किसका है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का, सेकंड पे इंडिया का आ चुका है, और थर्ड पे किसका है, ये है चाइना का। अगर मेन हाईवे की बात करी जाए, इसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ कि मेन हाईवे किस में काउंट होते हैं, 2 डिजिट में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 144 अगर देखा जाए तो किसका है, ये है 44 का सेकेंडरी ब्रांच है, यानी मेन हाईवे तो 44 है, इसकी कोई एक ब्रांच कहीं से निकल रही है तो इसके पीछे 1 लगा दिया है। जो मेन हाईवेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के होते हैं। ओके, अगर वो 3 नंबर के तो समझ लीजिए आप कि उसकी कहीं ना कहीं सब्सिडरी है, यानी कि उसी का कहीं ना कहीं पार्ट निकाला गया है। और अगर और भी छोटे में डिवाइड करे जाए तो आगे A B C इस तरह से लगा देते हैं, जैसे 144A। ठीक है, तो ये चीज थी सिर्फ आपको समझाने के लिए। गाइज ये सिर्फ नॉलेज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जितना ज्यादा आपको जानने के लिए मिलेगा, आपको चीजें उतनी याद करने में आसानी रहेंगी और लिंक करने में आसानी रहेगी। नेशनल हाईवेज के कलर्स की बात करी जाए तो क्या होता है, नेशनल हाईवे का कलर होता है रेड, सॉरी येलो और व्हाइट कलर होता है, जो आप पट्टियां देखते हैं इस तरीके की बनी होती हैं। स्टेट हाईवे की कौन से कलर की होती है, ग्रीन और व्हाइट कलर की होती है, और सिटी हाईवे की कौन सी कलर की होती है, ब्लैक एंड व्हाइट की होती है। नेशनल हाईवे सारी स्टेट्स को पार करके बना होता है, जैसे ये बना हुआ था श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कितनी सारी स्टेट्स बीच में पड़ी नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे जो सिर्फ स्टेट के अंदर होते हैं, और सिटी के हाईवे जो सिर्फ सिटी के अंदर होते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले 2 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डेटा और फैक्ट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आपको समझाने के लिए उन्हें रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, बार बार रिपीट करके देखिए, सब चीजें आसान लगने लगेंगी। विच इज द हाइएस्ट मोटरेबल पास और रोड इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे ऊंचा मोटरेबल पास या रोड कौन सा है। मोटरेबल का मतलब जहां पे जाने में कठिनाई हो, जहां पे दिक्कतें हो, मोटर, मोटर का मतलब मोटर गाड़ी यानी कि गाड़ी या फिर बाइक, या फिर जहां पे आर्मी से परमिशन लेनी पड़े, तो वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास कहाँ पर है, ये गाइज आपका पड़ता है ले में। ओके, ले के पास पड़ता है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 19,300 फीट इसकी हाइट है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ पिक्चर में आप देख ही सकते हो, ये इतनी ऊंची हाइट पे ये बना हुआ है, कौन सा, उमलिंगला पास, और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 86 किलोमीटर है। ये चिसुमले और डेमचौक विलेज को कनेक्ट करता है, कहाँ से, लद्दाख से लगभग ये 230 किलोमीटर की लगभग दूरी पे पड़ता है। और अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो यहाँ पे कितना पड़ता है, -10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक समर्स में यानी गर्मियों में, और -40 डिग्री तक विंटर्स में भी पहुंच जाता है, यानी ये पूरा बर्फ से ढका हुआ हो जाता है, यहाँ पे जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो क्या बोला जाएगा, सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास और रोड कौन सा है पूरी दुनिया का, समझना पूरी दुनिया का, नॉट इंडिया, इंडिया का तो हो गई जो पूरी दुनिया में है, तो उमलिंगला पास।
विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मैन मेड लेक यानी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेक करीबा। लेक करीबा कहाँ पे पड़ती है? ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया कंट्री के बीच में पड़ती है, और ये रही आपकी लेक करीबा, आप देख भी सकते हो यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? अभी तो हमने वर्ल्ड की बात करी थी और अब इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है? तो वो है गाइज आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ओके, ये क्या है एक्चुअली? ये ब्रेहान डैम की एक रिजर्वॉयर है। ओके, और इसकी लोकेशन क्या पड़ती है? ये पीपरी गांव में एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, किसमें? उत्तर प्रदेश में। ये तो थी लार्जेस्ट मैन मेड लेक यानी कि सबसे बड़ी। और अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करी जाए वो कौन सी है? वो है धेबर लेक। ये धेबर लेक कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन डेवलप्स इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग बेबी? यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, जिससे कि बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लाकेंटा। यानी प्लाकेंटा से बेबी को जो कि यूट्रस में है उसको सारे के सारे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलती रहती है। ये रहा आपका पूरा का पूरा डायग्राम जहां पे आप देख सकते हैं कि प्लाकेंटा इस पोर्शन को कहते हैं। गाइज अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले न्यूज भी आई है द हिंदू में कि कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में एक पहले ऐसा केस आया है कि एक लेडी को जो कि प्रेग्नेंट थी उसके बेबी को भी कोविड-19 हो गया। जो कि प्रेग्नेंट थी और कोविड-19 इन्फेक्टेड थी, उसको भी कोविड-19 उसके बेबी को हो गया है, और वो ट्रांसमिशन कहाँ से हुआ है? थ्रू प्लाकेंटा। ओके, तो गाइज ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में भी अभी ये न्यूज आ चुकी है। जो चीजें करंट न्यूज में चल रही होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी? यानी कि मानव शरीर के अंदर जो रिब्स होती हैं उनमें ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? कुछ गाइज होती हैं ट्रू रिब्स और कुछ होती हैं फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं? जो ब्रेस्ट बोन को जाकर के वहां पे अटैच होती हैं, वहां से जुड़ी होती हैं ब्रेस्ट बोन से। और फॉल्स रिब्स किन्हें कहते हैं? जो ब्रेस्ट बोन यानी कि ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं? स्टर्नम भी कहते हैं। ओके, स्टर्नम से जुड़ी जो नहीं होती हैं उन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं, जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं यानी ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं उन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? ये टोटल होती हैं हमारी 14। ओके, 14 कैसे होती है कि पेयर होते हैं, 7 पेयर होते हैं, टोटल 24 रिब्स होती हैं जिसमें कि 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि दो दो का एक होता है पेयर। ओके, तो क्या होता है कि उसमें 7 जो पेयर्स हैं यानी 14 रिब्स हैं वो क्या होती हैं? ट्रू रिब्स होती हैं। यहाँ पे आंसर दे रखा है गाइस, यहाँ पे आप ठीक कर लेना। द फर्स्ट 7 रिब्स का मतलब है फर्स्ट 7 पेयर रिब्स। ओके, पेयर का मतलब दो दो में, कि अगर 7 जो होती हैं ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ट्रू रिब्स 1 to 7 यानी कि पेयर, वो हो गए 14 रिब्स, ये आपकी ट्रू रिब्स होती हैं। और जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो बची हुई होती हैं यानी 8 से 12, जो बची हुई 5 होती है यानी 10, वो होती हैं आपकी फॉल्स रिब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्टली यूज्ड फॉर फिलामेंट्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब? यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट यूज होता है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टंगस्टन। टंगस्टन बल्ब में यूज होता है एज अ फिलामेंट जिससे कि वो जल सके और आपको रोशनी दे सके। क्यों क्यों यूज होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। थोड़ी सी साइंस की बात कर लें इसमें, तो इसका टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? वो होता है W, और एटॉमिक नंबर होता है उसका 74। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है, बस आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ इतना है कि इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और ये टंगस्टन है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। और इसको अदर एप्लीकेशन में भी यूज करा जाता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई है, इसलिए और भी एप्लीकेशन में और ज्यादा फंक्शंस में इसको यूज करा जाता है। ये आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो कि इस किस तरह से बल्ब का डिजाइन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री ग्वालात्री वोल्केनो इज लोकेटेड? ये कहां पर लोकेटेड है गाइज? ये लोकेटेड है चाइल में। चाइल में किस जगह पे? एंडीज माउंटेन रेंज पे। ओके, जिस तरह से ये माउंटेन में यहाँ पे वोल्केनो फूट रहा है, तो इस जगह का नाम क्या कहलाता है? यह है ग्वालात्री
volcano. How many times in a year day and night are of equal duration anywhere on earth? यानी पृथ्वी पर, अर्थ पर में साल में कितने बार दिन और रात बराबर ड्यूरेशन के होते हैं? यानी 12 घंटे की आपकी रात होती है और 12 घंटे का आपका दिन होता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्वाइस। और ये कब होता है? इक्विनॉक्स के टाइम पे। और इक्विनॉक्स कब होता है? ये सितंबर में होता है इक्विनॉक्स, ओके, 22 सितंबर के आसपास। और ये मार्च में होता है एक बार इक्विनॉक्स, जब क्या होता है, पूरे का पूरा दिन 12 घंटे का होता है और पूरी रात भी 12 घंटे की होती है, यानी इक्वल टाइम पीरियड की होती है। तो गाइस ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि हमने अभी पढ़े स्टैटिक जीके के। पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप वरुण अवस्थी 777 टाइप कर सकते हैं अनअकैडमी पे लेने के लिए। 10% डिस्काउंट आपको वहाँ पर इसके लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड ऑल द